गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, साइटिंग हेल्थ रीजंस। और ये थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया की हिस्ट्री में जिन्होंने मिड टर्म में रिज़ाइन किया है। तो आर्टिकल 67 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है वाइस प्रेसिडेंट कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं एक रिटर्न रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देकर, और रेजिग्नेशन उसी टाइम इफेक्ट में आ जाता है और सिर्फ एक फॉर्मल कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है जब वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे अगस्त 2022 में। और अब वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बाद क्या होता है कि एक इलेक्शन करना पड़ता है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी एक प्रोविज़न ऐसा नहीं देता कि एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सके। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं राज्यसभा के। तो इसलिए जो है जब तक न्यू वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते तब तक डिप्टी चेयरपर्सन जो होते हैं राज्यसभा के वो ही प्रिजाइड करते हैं हाउस को, वो इन हिज एब्सेंस। तो अनलाइक प्रेसिडेंट की पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कोई फिक्स्ड डेडलाइन नहीं सेट करता वाइस प्रेसिडेंशियल वैकेंसी को फिल करने के लिए। एक प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इलेक्शन को सिर्फ जो है वो एज सुन एज पॉसिबल कंडक्ट करना होता है आफ्टर जो ऑफिस वेकेंट होता है। तो इलेक्शन कमीशन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनाउंस करने के लिए शेड्यूल। सेक्रेटरी जनरल जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, रोटेशन के बेसिस पर वो ही जो है वो अपॉइंट होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर की तरह इस इलेक्शन में। जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होता है वो पूरी 5 साल की टर्म सर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जितनी रिमेनिंग पीरियड है सिर्फ उतना ही सर्व करेंगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 66 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो 35 साल का कम से कम है और क्वालिफाइड है टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करता, तो वो एलिजिबल होता है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ने के लिए। ठीक है। तो इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं बाई इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें मेंबर्स होते हैं बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के, और सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होता है यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इंडिया में और एक्ट करते हैं एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ऑल्सो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडफेल्सिवैक्स वैक्सीन। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। आईसीएमआर एक नोवल मलेरिया वैक्सीन बना रहा है एडफेल्सिवैक्स नाम से, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम को कॉम्बैट करने के लिए। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जिसका मतलब है कि पार्ट्स ऑफ जीन्स जो हैं जो एनकोड हैं फॉर टारगेट्स, उनको इंसर्ट किया जाता है सेल के अंदर, और फिर टारगेट प्रोटीन्स को एक्सप्रेस किया जाता है और फिर उनको यूज़ किया जाता है इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए। अब ये वैक्सीन में जेनेटिक मटेरियल ऑफ 2 टारगेट्स को जो है वो डाला गया है। अब इसमें डुअल स्टेज प्रोटेक्शन मिलती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और फॉर्मुलेशन जो है वो पोटेंट रहता है ओवर 9 मंथ्स एट रूम टेम्परेचर। तो इसलिए इसको कॉस्टली कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेरी पंचायत ऐप। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल एप्लीकेशन मेरी पंचायत को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज़ दिया गया है 2025 का। तो ये मेरी पंचायत ऐप डिज़ाइन की गई है यूनिफाइड डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म देने के लिए रूरल एरियाज़ में। तो ये प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करता है, कंसोलिडेट करता है डाइवर्स फंक्शंस और इन्फॉर्मेशन को, और ये एक मोर अकाउंटेबल और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इकोसिस्टम देना चाहता है रूरल कम्युनिटीज़ में। तो एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और एनआईसी का। ठीक है। तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज़ है क्या? तो इसको डेवलप किया गया है इन रिस्पॉन्स टू WSIS स्टेक होल्डर्स, जिसमें कि पावर ऑफ ICT का यूज़ किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का रोल जो है ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में अप्रिशिएट किया गया है 88 सेशन ऑफ CAC में। तो ये CAC है क्या? इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स सेटिंग बॉडी है। जॉइंटली इसको इस्टेब्लिश किया गया है FAO और WHO द्वारा 1963 में। कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है और इंश्योर करती है फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका मेंबर बना था 1964 में, और ये रेगुलर सेशन करती है हर साल। फंडेड है ये थ्रू रेगुलर बजट्स ऑफ WHO एंड FAO। अब CAC जो है, ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है? ये बेसिकली फूड कोड है जिसमें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस हैं ये,
और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस हैं ताकि हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, इंश्योर किया जा सके फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स जो है वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं हार्मोनाइज करने के लिए नेशनल फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। अब इंडिया में एनसीसीपी जो है नेशनल कोडेक्स कोड कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये एफएसएसएआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि सीएसी के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है वो अभी भी फाइनलाइज नहीं कर पाया रूल्स एक्सट्रैक्शन ऑफ कोबेटेड मेटल्स ऑन द हाई सीज पर। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है? एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको 1982 के यूएन क्लॉज के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका किंगस्टन जमैका में है। तो ये रेगुलेट करना चाहता है माइनिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंटरनेशनल सीबेड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन में। आईएसए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि स्टेट पार्टीज़ जो यूएन क्लॉज की हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, कंट्रोल करती हैं सभी तरह के मिनरल रिसोर्सेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द इंटरनेशनल सीबेड एरिया। तो ऐसे के पास मैंडेट है कि वे इंश्योर कर सकें इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ आईएसए जो है वो असेंबली है। काउंसिल जो है वो अप्रूव करता है कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्राइवेट कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़। काउंसिल ओवरसी करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीबेड प्रोविजंस। सेक्रेटरी जनरल जो है आईएसए के वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द काउंसिल और इलेक्टेड होते हैं बाय असेंबली टू अ 4 ईयर टर्म। ठीक है, अब यूएन क्लॉज क्या है? यूएन क्लॉज जो है वो लॉ ऑफ कन्वेंशन और द लॉ ऑफ द सी ट्रीटी है जो कि एस्टैब्लिश किया गया है एज अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज़। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड्स ओशंस एंड सीज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बीमा सखी योजना। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एलआईसी ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कि वो बीमा सखी योजना को रूरल एरियाज़ में प्रमोट कर सके। तो बीमा सखी योजना क्या है? एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टाइपेंडरी स्कीम है एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन जिनकी एज 18 से 70 साल है और क्लास 10th पास हैं वो। इनको रिसीव करेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और स्टाइपेंड मिलेगा पहले 3 साल तक कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस कंट्री वाइड प्रमोट कर सकें। बीमा सखी इसको कमीशन भी मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द मंथली स्टाइपेंड और ट्रेनिंग के बाद वो एक एलआईसी एजेंट की तरह भी काम कर सकेंगे। प्लान है कि लगभग 2 लाख बीमा सखी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स अपॉइंट किए जाएं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साई टीबी टेस्ट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। केरला हेल्थ अथॉरिटीज़ ने एक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है साई टीबी डिटेक्ट और ट्रीट करने के लिए टीबी इन्फेक्शन को। तो साई टीबी टेस्ट क्या है? एक न्यू इंट्राडर्मल टेस्ट डिटेक्ट और ट्रीट करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। ये एक 3rd जनरेशन टेस्ट है अप्रूव्ड बाय सेंट्रल टीबी डिवीजन। तो इसमें होता क्या? एक हाईली स्पेसिफिक एक्यूरेट और यूज़र फ्रेंडली स्किन टेस्ट है जिसमें 0.1 ml डोजेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्पेसिफिक एंटीजेंस जो इंजेक्ट किए जाते हैं स्किन में इनर फोरआर्म में। और अगर 48 से 72 आवर्स के अंदर एक इंड्यूरेशन होता है, मतलब रेज्ड एरिया आ जाता है आर्म पर, तो वो कंफर्म करता है कि हाँ पर्सन जो है वो टीबी इन्फेक्टेड है। टीबी क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है और मोस्टली ये लंग्स को अफेक्ट करता है। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा ग्लोबल टीबी बर्डन में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं काशी डिक्लेरेशन। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूथ स्पिरिचुअल समिट रिसेंटली कंडक्ट की गई है रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में, जिसमें कि काशी डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई है। काशी डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है जो है थीम है इसका ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 600 यूथ लीडर्स और 120 स्पिरिचुअल एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया। तो ड्रग फ्री सोसाइटी बाय 2047 तक चाहते हैं ये। काशी डिक्लेरेशन कहती है कि सब्सटेंस अब्यूज़ को एज अ कॉम्प्लेक्स पब्लिक हेल्थ और सोसाइटल चैलेंज की तरह डील करना चाहिए। So now let us see all these topics in English. So the first topic is resignation of Vice President. This topic is important for your polity section. So in an unexpected development, Vice President Jagdeep Dhankar ji has resigned from his post, citing his health concerns and following medical advice. He is the 3rd Vice President in India's history to resign mid-term. So as per Article 67 of the Constitution, Vice President can resign anytime by submitting a written resignation to the President. Once accepted,
The resignation takes immediate effect, requiring only formal communication and acknowledgement. No approval process is needed. So he became vice president in August 2022, and he was set to retire in 2027. So when the vice president of India resigns, an election must be held to fill the vacancy as per the constitutional provisions. But the constitution does not provide for any acting vice president. Since vice president is also the ex officio chairperson of the Rajya Sabha, therefore deputy chairperson will preside over the house in his absence. Unlike the president's post, Constitution does not set a fixed deadline for filling a vice presidential vacancy. The only stipulation is that the election must be conducted as soon as possible after the office falls vacant. The Election Commission is responsible for announcing the schedule. Traditionally, the Secretary General of either House of Parliament is appointed as the returning officer on a rotational basis. So, a newly elected vice president, in the event of a mid-term vacancy, will serve a full 5-year term from the date of assuming office, not merely the remaining period of the predecessor's term. Okay. So, as per Article 66 of the Indian Constitution, a person is eligible to contest for the office of Vice President if he is an Indian citizen, he is at least 35 years old, he is qualified to be elected as a member of the Rajya Sabha. Additionally, the candidate must not hold any office of profit. Okay. The Vice President is elected by an electoral college consisting of members from both the Lok Sabha and Rajya Sabha, and voting takes place in the Parliament House through a secret ballot using the proportional representation system with a single transferable vote. Vice President is the second highest constitutional authority in India, and he acts as the ex officio chairperson of the Rajya Sabha. The next topic is Adfalsifax vaccine. This topic is important for your social issues. So ICMR is developing a novel malaria vaccine called Adfalsifax to combat Plasmodium falciparum. So it's a what is Adfalsifax vaccine? It is a recombinant vaccine, meaning parts of the genes that encode for targets are inserted into a cell. The target proteins are expressed and then used to trigger an immune response. The vaccine contains the genetic material of two targets. Okay, so Adfalsivax offers a dual stage protection and it is cost effective. The formulation remains potent for over 9 months at room temperature, eliminating the need for costly cold chain logistics. So the next topic is Meri Panchayat app. This topic is important for your governance section. The mobile application Meri Panchayat has been internationally recognized with the prestigious World Summit on the Information Society Prizes 2025 Champion Award. This app is designed to provide a unified digital governance platform for rural areas. It integrates and consolidates diverse functions and information currently dispersed across multiple government portals. It fosters a more accountable and participatory governance ecosystem for rural communities. So it's an initiative of Ministry of Panchayati Raj and National Informatics Center. So what is World Summit on the Information Society Prize? It was developed in response to requests from the WSIS stakeholders to create an effective mechanism to evaluate projects and activities which leverage the power of information and communication technologies to advance sustainable development. So the next topic is Codex Alimentarius Commission. This topic is important for your economy section. So India's role in global food standard development was appreciated in the 88th session of the CAC. So CAC is an international food standard setting body. It was established jointly by the FAO and WHO in May 1963. The objective is to protect consumers' health and ensure fair practices in the food trade. It has its headquarters in Rome. India became a member of it in 1964. It holds regular sessions once a year and it is funded through regular budgets of the WHO and FAO. Okay. What is Codex Alimentarius? It's basically the food code and it's a collection of international standards, guidelines, and codes of practice to protect the health of consumers and ensure fair practices in the food trade. So, Codex standards are used worldwide to harmonize national food safety regulations. And in India, we have this National Codex Code contact point, which is constituted by FSSAI to keep or to keep liaison or to coordinate activities with CAC. So the next topic is International Seabed Authority. This topic is important for your international relations. So after 2 weeks of negotiations, the International Seabed Authority is still far from finalizing the rules for extraction of coveted metals on the high seas. What is ISA? It's an autonomous international organization established under 1982 UN clause. It is headquartered in Kingston, that is in Jamaica.
It aims to regulate mining and related activities in international seabed beyond national jurisdiction. ISA is the organization through which state parties to UN clause organize and control all mineral resources related activities in the international seabed area. In doing so, ISA has the mandate to ensure the effective protection of the marine environment from harmful effects. So it has its supreme authority in the assembly. The council approves the contracts with private corporations and government entities. Council also oversees the implementation of seabed provisions. Secretary General of ISA is nominated by the council and it is elected by the assembly for a 4-year term. What is UN clause? It is also called the Law of the Sea Convention or the Law of the Sea Treaty. It's a legal framework for all marine and maritime activities. It lays down a comprehensive regime of law and order in the world's oceans and seas. So the next topic is Bima Sakhi Yojana. This topic is important for your economy section. LIC has entered into an MOU with Department of Rural Development to promote Bima Sakhi Yojana in rural areas. So Bima Sakhi Yojana is the initiative of LIC, of course, and it's a performance-oriented stipendary scheme exclusively for women aged 18 to 70 years who are class 10 pass. They will receive specialized training and a stipend for the first 3 years to promote financial literacy and insurance awareness. They will also get commissions apart from the, of course, monthly stipend. After training, they can serve as LIC agents. The plan is to appoint 2 lakh Bima Sakhi over a period of 3 years. So the next topic is Sai TB test. This topic is important for your social issues. Recently, Kerala health authorities have introduced a test called Sai TB for detecting and treating tuberculosis infection. So this is a new intradermal test for detecting and treating TB infection. It's a third generation test approved by the Central TB Division of Government of India. So this test is a highly specific, accurate and user-friendly skin test wherein 0.1 ml doses of TB specific antigens are injected into the skin in the inner forearm, and if within 48 to 78 hours an induration, that is a raised area of 5 or more occurs, then it indicates TB infection. What is TB? It is caused by bacteria or Mycobacterium tuberculosis, and it most often affects the lungs. According to WHO's Global Tuberculosis Report, India continues to lead in the global TB burden. So the next topic is Kashi Declaration. This topic is important for your social issues. So the Youth Spiritual Summit concluded recently at the Rudraksh International Convention Center in Varanasi with the formal adoption of Kashi Declaration. So this summit was held under the theme of Drug-Free Youth for Developed India. It was organized by Ministry of Youth Affairs and Sports. It brought together over 600 youth leaders from more than 120 spiritual and socio-cultural organizations. This event was a moment in India's pursuit of a drug-free society by 2047. The Kashi Declaration calls for treating substance abuse as a complex public health and societal challenge. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.